एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आर यू डूइंग गुड? सो सीबीएसई का अपडेट जो है वो आ चुका है एंड हमारा जो 4th चैप्टर है, अनफॉर्चुनेटली हमें वो, वैसे फॉर्चुनेटली है या अनफॉर्चुनेटली ही आपको डिसाइड करना है, बट हमारे ये चैप्टर जो है अब हाफ हो चुका है। हम इस चैप्टर के अंदर केवल हेरिडिटी को पढ़ेंगे, एवोल्यूशन को नहीं पढ़ेंगे। एवोल्यूशन हटा दिया गया है, पहले हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जो इकट्ठा था। सो कहने में अच्छी भी बात है, ठीक है, कोरोना के टाइम के अंदर आपका सिलेबस कम हुआ है एंड इसके साथ साथ में एक ये भी चीज़ है कि अगर आपको थोड़ा मिला है तो आपको बहुत अच्छे से वो आना चाहिए, है ना। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी होता है कंटिन्यूटी ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम one generation to another। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर जब करेक्टरिस्टिक फीचर आगे बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। अब करेक्टर्स क्या होते हैं? अब करेक्टर क्या होते हैं? देखिए, कोई भी एक पर्सन है वो रिकॉग्नाइज किसके द्वारा होता है? आइदर वो अपने फेस की वजह से, या उसकी आँखों कलर की वजह से, या फिर उसकी हाइट की वजह से। तो कोई भी करेक्टरिस्टिक फीचर जिसके द्वारा एक पर्सन रिकॉग्नाइज होता है, हम उसको क्या बोलेंगे? एक करेक्टर कहेंगे। तो करेक्टर का मीनिंग क्या है? एनी रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उसमें कुछ भी हो सकता है, हाइट आ सकता है, कलर आ सकता है, उसकी शेप आ सकती है। जैसे कि आपको सभी जानते हैं आपके पेरेंट्स की वजह से, एंड आपके पेरेंट को और आपको अगर खड़ा करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ यू, आपकी जो फेसेस जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो मैच करते होंगे। 100% नहीं, बट कुछ ना कुछ जो है मैच करते होंगे। व्हाट इट मीन्स कि आपके फादर के जो शेप साइज का जो मतलब कॉम्बिनेशन था, वही कॉम्बिनेशन कुछ कुछ आपके अंदर भी आया हुआ है। पॉइंट ये है कि आपके पेरेंट्स जैसे हैं वैसे आप भी क्यों दिखाई देते हैं। अगर हम इस चीज़ को समझें तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले स्केच के ऊपर फिर दोबारा से जाते हैं एंड देखते हैं कि वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था। जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट कितने हो सकते हैं भाई? पेरेंट 2 हो सकते हैं। कौन कौन से? एक फादर होगा और एक मदर होगी। मदर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सर्टेन करेक्टर एंड फादर इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय ए सर्टेन करेक्टर। फादर जो है वो प्रोड्यूस करता है गैमेट, जिसको हम क्या कहेंगे? स्पर्म कहेंगे। मदर जो है गैमेट प्रोड्यूस करती है, जिसको हम क्या कहेंगे? एग कहेंगे। एंड जब इन स्पर्म और एग के बीच में फर्टिलाइजेशन होती है तो उसके बाद जाइगोट बनता है, और जो जाइगोट बनता है उसके बाद एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होता है, फिटस जो है वो बनता है, एंड फाइनली जो है ऑफस्प्रिंग जो है वो बनते हैं। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है? ऑफस्प्रिंग मतलब यू, आप बने। आप कैसे बने? आप उस एम्ब्रियो से बने जो आपकी मदर के वोम के अंदर डेवलप हुआ है, एंड वो किससे डेवलप हुआ था? जाइगोट से। और जाइगोट बना किससे है? स्पर्म और एग से। अगर आप सर्टेन किसी न किसी करेक्टर्स के द्वारा अगर रिकॉग्नाइज होते हो, जैसे आपकी जो आई का कलर जो है वो मैच होता है। एक मैं आपको अलग से डायग्राम जो है वो दिखाता हूँ। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो इस डायग्राम के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि जो फादर के हेयर जो हैं वो सेकंड वाला जो बच्चा है उसके बालों के साथ मैच होते हैं। फादर का जो नोज़ है वो थर्ड वाले बच्चे एंड फोर्थ वाले बच्चे के साथ में जो है मैच होता है। मदर का जो नोज़ है वो फर्स्ट एंड सेकंड जो है उस बच्चा जो है उसके साथ मैच होता है। अगर मदर के हेयर को अगर हम देखें तो वो फर्स्ट वाला जो बच्चा है उसके साथ मैच होता है। अगर हम चिन को अगर देखते हैं तो चिन जो है फादर की सेकंड एंड फोर्थ जो चाइल्ड है उसके साथ मैच होता है। जबकि हम मदर की अगर चिन को अगर हम देखते हैं तो वो हमें फर्स्ट और थर्ड जो बच्चा है उसके साथ में मैच होता हमें दिखाई देता है। तो व्हाट इट मीन्स सिंपली कि जो जैसे पेरेंट होते हैं, बच्चा भी कुछ वैसा दिखाई देने लग रहा है। लेकिन वो ऐसा कैसे दिखाई देने लग रहा है? बिकॉज जो पेरेंट के करेक्टर हैं वो करेक्टर समाओ गए हैं किसके अंदर? गैमेट्स के अंदर गए हैं। और जो गैमेट है उनसे फ्यूज होकर जाइगोट बना है, तो जाइगोट के अंदर वही करेक्टर होने चाहिए जो करेक्टर किसके अंदर थे?
फादर और मदर के अंदर थे, एंड अल्टीमेटली फिर उस ऑफस्प्रिंग के अंदर वही करेक्टर जो है एक्सप्रेस जो है वो होने लग गए। तो पॉइंट नंबर 1 भाई कि ये जो स्पर्म और एग है हम इसको क्या कहेंगे, एक ब्रिज कहेंगे। ब्रिज का मतलब क्या होता है, जो दो जनरेशन को जोड़े। एक तो ये जनरेशन जिसको हम कहते हैं पेरेंटल जनरेशन, और एक ये दूसरी जनरेशन है जिसको हम कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग की जनरेशन। तो ऑफस्प्रिंग की जो जनरेशन है वो किससे जुड़ी हुई है, गैमेट के थ्रू। अगर गैमेट ही नहीं होंगे तो अगली जनरेशन जो है वो बनेगी नहीं। तो अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर अगर करेक्टर ट्रांसफर हुए हैं, व्हाट इट मीन्स के जो फादर और मदर के करेक्टर हैं वो समहाउ स्पर्म और एग के द्वारा ट्रैवल हुए होंगे और ट्रैवल होकर के अल्टीमेटली ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वो चले गए होंगे। ठीक है, लेकिन क्या आप हूबहू अपने पेरेंट के जैसे हैं, यानी कि क्या एग्जैक्ट कॉपी हैं आप अपने पेरेंट्स की, जैसे पेरेंट दिखाई देते हैं, क्या बिल्कुल वैसे वैसे आप दिखाई देते हैं? नहीं। कुछ की जो है आई के कलर के अंदर कुछ ज़्यादा डार्कनेस होगी, किसी के अंदर जो है थोड़ी सी लाइट कलर जो है वो होगा, किसी का जो है कान जो है उस फादर के जैसा हो, लेकिन हो सकता है उसके साथ ईयर लोब जुड़ा हो, या फिर हो सकता है कि ना भी जुड़ा हो सकता है कि हाइट जो है वो पेरेंट्स के ऊपर चली जाए, लेकिन कुछ इंच जो है वो ज़्यादा हो जाए या कुछ इंच जो है कम हो जाए। व्हाट इट मीन्स कि कैरेक्टर अगली जनरेशन के अंदर जाते तो हैं, लेकिन वो हूबहू वैसे के वैसे नहीं जाते। व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ आ जाते हैं क्या, वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन का मतलब है चेंज इन करेक्टर, एंड चेंज इन करेक्टर क्यों आता है, करेक्टर के अंदर वेरिएशन जो है वो क्यों आते हैं? इट सिंपली बिकॉज क्योंकि जो स्पर्म और एग है इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है यानी जो डीएनए है, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है यानी जो डीएनए है, वो दोनों फ्यूज होकर के जब यहाँ पर मिलते हैं तो दोनों पेरेंट के आपस में डीएनए जो है वो कंबाइन होते हैं, और जब दोनों पेरेंट के कंबाइन होते हैं तो कुछ करेक्टर फादर का और कुछ करेक्टर मदर का, इसी वजह से वो मिक्सिंग सी होने की वजह से एग्जैक्टली कोई भी अपनी पेरेंट की हूबहू कॉपी नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है चेंज होते हैं। क्या वेरिएशन अच्छी चीज़ है? क्या वेरिएशन होनी चाहिए अगली जनरेशन के अंदर? हाँ, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि जब भी वेरिएशन होते हैं तो उसकी वजह से कुछ नए प्रोटीन बनते हैं, और जब कुछ नए प्रोटीन बनते हैं तो एडवर्स कंडीशन के अंदर, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर वही प्रोटीन जो है सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। जिस तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल है जहाँ पे काफ़ी सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हीट को लेकर सेंसिटिव है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हीट को लेकर सेंसिटिव नहीं है। उनके बीच में रिप्रोडक्शन होता रहता है और अल्टीमेटली एक अलग टाइप का वेरिएशन निकलाता है, जिसके अंदर एक जो बैक्टीरिया जो है उसके अंदर हीट रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा था। अब लेट से पहले तो इन्वायरमेंट एज सच नॉर्मल था, तो हीट सेंसिटिव है या फिर हीट रेजिस्टेंट है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो हीट सेंसिटिव जो बैक्टीरिया होंगे वो तो मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास में हीट रेजिस्टेंस का कोई करैक्टर नहीं है। लेकिन जो हीट रेजिस्टेंस वाले हैं एंड जिनके अंदर ये करैक्टर अगली जनरेशन के अंदर भी प्रोसीड हुआ है, वो उस करैक्टर की वजह से फिर से जो है सर्वाइव रहेंगे। तो व्हाट इट मीन्स कि अगली जनरेशन के अंदर अगर कुछ भी चेंज होता है तो वो चेंज हेल्प करता है कि आसपास में जैसी भी कंडीशन के अंदर हो वो उस कंडीशन के अंदर अडॉप्ट जो है वो हो पाए। तो अगर हम इसको देखें तो जो करैक्टर है वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो करैक्टर वैसा है जिसको हम कहते हैं जो बाहर से अपीयर होता है, यानी कि फिजिकली अपीयर जो हमें दिखता है, हम उसको बोलते हैं क्या, फिनोटाइप। एक दूसरे टाइप का करैक्टर होता है जो हमें दिखता नहीं है, यानी कि प्रेजेंट इनसाइड द डीएनए इन जीन्स, हम उसको क्या कहेंगे, जीनोटाइप कहेंगे। तो अगर मैं ये कहने लग रहा हूँ फिनोटाइप और जीनोटाइप, तो मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने लग रहा हूँ। लेट्स से आपके पापा की जो आई का कलर है वो ब्राउन था, तो ब्राउन कलर की कोई पर्टिकुलर जीन होगी और वो जीन किसके थ्रू गई है,
स्पर्म के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर गई है, एंड उस डीएनए से फिर जाइगोट के अंदर गई है, और जब जाइगोट के अंदर गई है तो ऑफस्प्रिंग के अंदर वही जीन जो है एक्सप्रेस जो की है। तो व्हाट इट मीन्स कि जो मदर पेरेंट्स है, यानी जो पेरेंट्स है, वहाँ से अगली जनरेशन के अंदर जब करैक्टर ट्रांसफर होते हैं तो किसके थ्रू होते हैं, जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। तो वहाँ पर हम किस टाइप के करैक्टर के नाम, किस करैक्टर की बात करने लग रहे हैं, जीनोटाइप। लेकिन जब भी हम कि पापा कैसे दिखाई देते हैं या फिर मम्मी कैसे दिखाई देती है, तो हम जब उसकी बात करते हैं तो वो क्या है, वो उसका फिनोटाइप है। तो यानी एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और जो डीएनए है उसके अंदर कई सारी जीन्स जो है वो पाई जाती हैं, और जो जीन्स होती हैं उसी की वजह से करैक्टर डेवलप होता है। उन्हीं जीन की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। तो एक साइंटिस्ट हैं बड़े पॉपुलर, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिसके द्वारा जो है हमें ये पता चला कि जो अगली जनरेशन है उसके अंदर करैक्टर कुछ इस तरीके से जो है ट्रांसफर होते हैं। उनका नाम जॉर्ज मेंडल था, एंड उन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने कुछ अलग से टर्म भी यूज़ की थी। आज के टाइम पे जिनको हम जीन्स बोलते हैं वो जीन ना बोल करके इनको बोलते थे फैक्टर्स। वो ही जीनोटाइप जो है उन्होंने बोलना जो है स्टार्ट किया था कि जीनोटाइप इस टाइप के फैक्टर जो बॉडी के अंदर है, बट दे आर नॉट सीन बाई आवर नेक्ड आई, बट फिनोटाइप होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे करैक्टर होते हैं जो बाहर से जो है अपीयर हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब अगर फिनोटाइप जीनोटाइप होता है और उन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो पी प्लांट के ऊपर ही उन्होंने क्यों एक्सपेरिमेंट किया? तो ये एक अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर कई बार जो है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन, व्हाई मेंडल या फिर व्हाई डिड मेंडल choose pea plant for its experiment? तो आंसर आप 2-3 जो है वो लिख सकते हैं। फर्स्ट, भाई मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया? उसकी जो है शॉर्ट लाइफ स्पैन थी। शॉर्ट लाइफ स्पैन से क्या होता है कि कोई भी करैक्टर अगली जनरेशन के अंदर गया है या नहीं गया है, उसका हम पता कब चलाते हैं, जब वो करैक्टर अगली जनरेशन के अंदर चला जाए एंड वो जो जीन उसके अंदर गई है वो एक्सप्रेस करने लग जाए। जब तक वो जीन अगली जनरेशन के अंदर नहीं जाती है तब तक हमें पता ही नहीं चलता है कि ये इनहेरिटेंस हुई है या नहीं हुई है। तो लाइफ स्पैन का छोटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या एक बच्चा हो तो हो सकता है कि उसके अंदर वो जीन जाए या ना जाए, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए। तो इसका दूसरा जो अच्छा पॉइंट है वो क्या है कि इट produces large amount of seeds। थर्ड, भाई ये एक बाइसेक्सुअल प्लांट था। बाइसेक्सुअल प्लांट है तो क्या होगा, इसको सेल्फ पोलिनेशन जो है बार बार किया जा सकता है, एंड करैक्टर को होमोनाइज जो है वो किया जा सकता था। इसके अलावा इसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर जो है वो प्रेजेंट थे। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर क्या होते हैं? वेल, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब ये है कि इस प्लांट के अंदर कोई भी इंटरमीडिएट करैक्टर नहीं था। एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम इस चीज़ को। जिस तरीके से एक प्लांट है, अगर उसकी हाइट 5 फुट है, तो 5 फुट को अगर हम टाल करने लग रहे हैं तो आने वाले जितने भी प्लांट है अगर वो टोल होंगे तो 5 फुट के ही होंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी जो हाइट जो है वो 6 फुट की हो जाएगी या फिर 4 फुट या फिर 5.5 फुट की हो जाएगी। मतलब कोई अगर टोल है तो वो केवल उसी लाइन के अंदर है, और अगर कोई ड्वार्फ है और अगर हम 2 फीट वाले प्लांट को ड्वार्फ करने लग रहे हैं तो वो 2 फीट का ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि कोई 3 फीट का भी हो सकता है या फिर कोई 4 फीट का भी हो सकता है, या तो 5 फीट का या फिर हमारा जो 3 फीट जो है उसी का ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर है, या तो ये चीज़ होगी या फिर ये चीज़ होगी। ऐसा नहीं है कि कोई इंटरमीडिएट करैक्टर उसके अंदर आएगा। तो इस प्लांट के अंदर ये भी अच्छी बात थी कि इसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर जो है वो मिलते थे। इसके अलावा इसके अंदर जो है जो प्योर लाइन जो है, प्योर लाइन प्लांट्स आर अवेलेबल।
प्योर लाइन का मतलब क्या है? प्योर का मतलब है एक पर्टिकुलर किसी करैक्टर को लेकर प्योर, यानी कि जैसे कि एक प्लांट है, उसकी हाइट जो है वो टोल है, यानी कि टोल हाइट का वो प्लांट है। अगर उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन हो तो ऐसा नहीं है कि कभी कभार उसके अंदर जो है ड्वार्फ प्लांट ही बन जाए। एक बार अगर टोल बनने लग रहा है तो आने वाली जितनी भी जनरेशन है उसमें जो है वो टोल ही बनाएगा। सिमिलरली अगर कोई ड्वार्फ प्लांट है तो आने वाली जितनी भी जनरेशन है उसके अंदर वो हमेशा जो है ड्वार्फ प्लांट बनाएगा, अगर सेल्फ पोलिनेशन होता है तो। ठीक है, तो प्योर लाइन जो है वो पाई जाती थी, कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर उसके अंदर पाए जाते थे, बाइसेक्सुअल था, लार्ज नंबर ऑफ सीड जो है वो प्रोड्यूस करता था, शॉर्ट लाइफ स्पैन इसका था। इस वजह से उसने क्या चूज किया? पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट जो है उसने चूज किया। पी प्लांट के ऊपर जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने 7 करैक्टर जो है वो लिए थे पी प्लांट के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसने कितने करैक्टर लिए थे? 7 करैक्टर। अच्छा, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। इंपॉर्टेंट है ये भी। पाइसम सटाइवम यानी कि जो पी प्लांट है उसमें कौन कौन से करैक्टर उसने चूज किए थे? करैक्टर्स यूज्ड बाय मेंडल इन पी प्लांट। तो कुछ उसने ऐसे करैक्टर यूज किए थे जो रिप्रोडक्टिव है, और कुछ उसने वेजिटेटिव करैक्टर यूज किए थे। वेजिटेटिव करैक्टर जैसे कि उसने क्या यूज किया था? हाइट। हाइट क्या है? एक वेजिटेटिव करैक्टर है। ठीक है, तो उसने हाइट जो है एज एन करैक्टर यूज किया था फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। दूसरा भी पर्टिकुलरली कुछ रिप्रोडक्टिव करैक्टर। अब रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या है? फ्लावर जो है वो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ठीक है, तो फ्लावर के अंदर उसने 2 करैक्टरिस्टिक ली थी। कौन कौन सी? फ्लावर का कलर एंड फ्लावर की पोजीशन उसने जो है वो ली थी एक्सपेरिमेंट के लिए। इसके अलावा फ्लावर आगे चले किसके अंदर कन्वर्ट होगा? वैसे पी प्लांट की बात होने लग रही है तो उसकी जो बीन जो है वो बननी है, यानी मटर की जो फली जो है वो बननी है उसके अंदर। तो यहाँ पर पोड की शेप एंड पोड का कलर जो है उसने यूज़ किया फॉर इट्स एक्सपेरिमेंट। अगर हम फली को खोलते हैं यानी पोड को खोलते हैं तो उसके अंदर हमें क्या मिलेंगे? सीड मिलेंगे। तो उसने 2 करैक्टर वो और यूज़ किए, यानी कि सीड का कलर जो है वो यूज़ किया, और 7 सीड की शेप जो है वो फॉर देयर एक्सपेरिमेंट जो है वो यूज़ की। तो टोटल मिला के उसने कितने करैक्टर जो है उसको ऑब्जर्व किया? 7। पी प्लांट की हाइट, उस फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, पोड की शेप, पोड का कलर, सीड का कलर एंड जो सीड का शेप जो है वो यूज़ किया। हम जो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अलग अलग क्रॉसेस करेंगे, उस क्रॉसेस के अंदर हम यूज़ करेंगे सीड कलर और सीड शेप को। इसके अलावा हम हाइट को यूज़ करेंगे फॉर दी क्रॉसेस। इसमें से जो ये 7 करैक्टर है इनमें से कुछ उसने करैक्टर ऐसे देखे जो हर जनरेशन के अंदर आने लग रहे हैं। उन जनरेशन के अंदर उसने कहा कि कुछ करैक्टर तो ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं एंड कुछ करैक्टर ऐसे होते हैं जो रिसेसिव होते हैं। अगर हर जनरेशन के अंदर एक पर्टिकुलर कोई करैक्टर अगर आने लग रहा है तो हम उसको कहते हैं कि वो डोमिनेंट करैक्टर है। तो जो भी हम यहाँ पर देखने लग रहे हैं उसके अंदर एक कोई डोमिनेंट करैक्टर है और एक उसका रिसेसिव करैक्टर है। तो उसने करैक्टर भी बताए, अगर कोई फिनोटाइप है तो वो डोमिनेंट है एंड उसका रिसेसिव जो है वो भी उसका मिलेगा। डोमिनेंट यानी जो हर जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस हो। तो अगर हाइट की बात करें तो डोमिनेंट करैक्टर यहाँ पर क्या था जो यानी हर जनरेशन के अंदर पाया गया उसको, वो है टोल प्लांट यानी टोल। फ्लावर के कलर की बात करें तो कुछ बुक है उनने पिंक लिख रखा है और किसी ने जो है रेड जो है वो लिख रखा है। फ्लावर की पोजीशन को अगर देखें तो एक्सियल पोजीशन कौन सी होती है कि ये वाली। पोड की अगर शेप देखें तो इन्फ्लेटेड, इसका कलर कैसा आएगा? ग्रीन आएगा। सीड का अगर हम कलर देखेंगे तो सीड का कलर जो है वो येलो एंड सीड की अगर शेप देखेंगे तो वो कैसी आएगी? राउंड।
तो यानी कि ये इसने डिफरेंट कलर लिए थे, तो यानी कि ये डिफरेंट डोमिनेंट करेक्टर थे जो उसको हर जनरेशन के अंदर मिले हैं। एंड इसके लिए उसने सर्टेन फैक्टर यानी कि जीन जो है वो असाइन की थी। जब उस जीन को वो लिखता था वो तो कैपिटल लेटर के अंदर लिखता था। लेकिन कुछ इसके रिसेसिव करेक्टर भी थे। तो अगर हम रिसेसिव की बात करें तो इसका मतलब ऐसे करेक्टर जो हर जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस नहीं होते। जैसे टोल है तो उसका दूसरा करेक्टर कौन सा हो सकता है, ड्वार्फ। ये पिंक है तो यहाँ पर क्या होगा, वाइट होगा। ये एक्सिल है तो टर्मिनल। अब टर्मिनल का मतलब क्या है, टर्मिनल का मतलब ये है कि जो फ्लावर की पोजीशन है वो बिल्कुल ऊपर होगी। इन्फ्लेटेड है तो कॉन्स्ट्रिक्टेड, ग्रीन है तो येलो, येलो है तो ग्रीन, राउंड है तो रिंकल। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्लांट है उसके अंदर हाइट कितनी आ सकती है, 2, यानी टोल और ड्वार्फ आ सकती है। फ्लावर का कलर देखे तो पिंक और वाइट, फ्लावर की पोजीशन देखे तो टर्मिनल और एक्सियल, पोड की अगर शेप देखे तो इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, पोड का कलर देखे तो ग्रीन और येलो, सीड का कलर अगर देखे तो येलो और ग्रीन, और सीड की अगर शेप देखे तो राउंड और रिंकल जो है वो हो सकती है। ये करैक्टर जो है हर जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस होते हैं, ये करैक्टर जो हर जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस नहीं होते। तो मेंडल को जब भी फिनोटाइप और जीनोटाइप लिखना होता था तो फिनोटाइप तो डायरेक्टली वो टोल एंड ड्वार्फ जो है वो लिख देता था। लेकिन जब उसको डोमिनेंट उसका जीनोटाइप अगर लिखना हो तो यूज़ करता था वो क्या, कैपिटल टी अगर डोमिनेंट हो तो, और अगर रिसेसिव है तो स्मॉल टी। अगर डोमिनेंट हो तो कैपिटल आर और रिसेसिव हो तो स्मॉल आर। अगर डोमिनेंट है तो वहाँ पर वो यूज़ कर देता था कैपिटल ए, एंड अगर रिसेसिव है तो उसके लिए स्मॉल ए। इन्फ्लेटेड है तो कैपिटल आई, एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो स्मॉल आई। ग्रीन है तो कैपिटल जी, एंड अगर रिसेसिव है तो स्मॉल जी। एंड अगर डोमिनेंट है येलो तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो लेटर लिया गया है वो लेटर वहीं लिया गया है जो डोमिनेंट का पहला लेटर है। तो पहला जो लेटर है वहीं लिया गया है, एंड उसको कैसे दिखाया गया है, कैपिटल लेटर के द्वारा। तो यानी कि अगर कोई डोमिनेंट करैक्टर है तो उस डोमिनेंट करैक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर कोई रिसेसिव है यानी वो नॉर्मल हर जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस नहीं होता तो उसको हम कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से। लेकिन लेटर जो है वहीं लेंगे जो डोमिनेंट के अंदर लिया था, बट उसको कैपिटल नहीं लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, स्मॉल जो है वो लिखेंगे। उसके बाद जो है इसने फर्स्ट जनरेशन को जो है अलग नाम दिया फैलिल 1, फिर उसके बाद में दूसरी जनरेशन जो निकली उसके लिए जो है फैलिल 2 जो है वो यूज़ किया, एंड डिफरेंट उसने क्रॉस जो है वो किए थे। क्रॉस को जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, एंड मैं आपको एक अलग से +2 की जो क्लास का जो लिंक जो है वो और सेंड कर दूँगा ताकि आपको थोड़ी सी और जो क्लियरिटी जो है वो हो सके। टिल नाउ अगर आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपके कोई डाउट है तो उनको आप कमेंट करना, एंड थैंक्स फॉर